करते हैं प्रबंध के उद्देश्य के बारे में। तो कुछ उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आप जानते हैं कि प्रबंध का होना अनिवार्य। तो प्रबंध एक निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन यदि कार्य के अनुरूप देखें तो प्रबंध के 3 रूप से ही प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य होता है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य आपका होता है सामाजिक उद्देश्य, और तीसरा जो इसका उद्देश्य वो होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा है। तो आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें संगठनात्मक उद्देश्य की। तो संगठन के लिए उद्देश्यों के निर्धारण और उनको पूर्ण करने के लिए प्रबंध जो होता है पूरी तरह से उत्तरदायी होता है, क्योंकि प्रबंध को सभी क्षेत्रों में कई प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त कराना होता है। और सभी जो हितधारक, अब हितधारक जिनके हित के बारे में सोचते हुए प्रबंध किया जाता है, जैसे कर्मचारी होते हैं जो किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी व्यवसाय में जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान देखा जाएगा। अंशधारी जिन्होंने कंपनी के अंश खरीदे हैं, जो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी व्यक्त करते हैं, वो भी, उनका भी हित देखा जाएगा। इसके साथ साथ ग्राहक जो कंपनी के सामान को खरीद रहा है, जिससे कंपनी संसाधनों का निर्माण करेगी, उन संसाधनों का निर्माण किसके लिए करेगी? ग्राहक यानी कस्टमर, लोगों के लिए करेगी। और इसमें सरकार का हित भी सम्मिलित होता है। तो इन सभी का ध्यान रखना होता है। तो किसी भी संगठन का प्रमुख उद्देश्य होता है मानव और भौतिक संसाधनों के अधिकतम संभव लाभ के लिए उपयोग में लाना, ताकि जो मनुष्य जीवन है, जो मानवीय संसाधन है, उनको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति कराई जा सके। ये संगठनात्मक उद्देश्य में आता है। अब इसमें और भी बताया गया है कि व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य को पूर्ण करना जो होता है वो संगठनात्मक उद्देश्य का कर्तव्य होता है, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। तो आप कहते हो कि ये उद्देश्य जो होते हैं मनुष्य जीवन के लिए वो क्या क्या हैं? जैसे अपने आप को जीवित रखना, लाभ अर्जित करना और बढ़ोतरी करना, ये 3 उद्देश्य आपके संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। बताया था आपको संगठनात्मक उद्देश्य को भी 3 प्रकार से देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें लाभ देखा जाता है कि जो जनता है या इसमें जो लोग हैं उनके लिए इस प्रकार का संसाधन लाना है, आपको इस प्रकार का उत्पादन लाना है जिससे सभी को वो लाभ प्राप्त हो सके। तो 3 लाभ मैंने जो भी बताए थे आप, वो क्या क्या थे? सबसे पहला तो अपने आप को जीवित रखना। इसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी व्यवसाय या संगठन का प्रमुख उद्देश्य होता है अस्तित्व को बनाए रखना। इस प्रकार के प्रबंध को संगठन में बने रखने की दिशा में क्या किया जाता है? अपने प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए संगठन को किसकी ज़रूरत पड़ती है? पूंजी की, क्योंकि कोई भी काम है बिना पूंजी के संभव नहीं होता। तो इसके लिए पूंजी कमानी चाहिए जिससे लागतों को पूरा किया जा सके, क्योंकि पूंजी होगी तभी आप किसी संसाधन के निर्माण में धन अपने पास से लगा सकते हैं। यदि आपके पास धन होगा तभी लागत अच्छी लगाएंगे, और लागत अच्छी लगाएंगे संसाधन और अच्छा बनेगा, उत्पाद अच्छा बनेगा, तो उत्पादों की बिक्री से आपको अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति यानी धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो इसके लिए क्या चाहिए? पूंजी की आवश्यकता पड़ती है जिसमें आप लागत में लगा सकते हैं। दूसरा आपने बताया लाभ, कि किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है लाभ को बनाए रखना। देखो दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी काम चाहे हम करें या आप या कोई भी व्यावसायिक संस्था जो किसी व्यवसाय को चला रहे हैं, काम किया जा रहा, कोई भी कंपनी है छोटे या बड़े स्तर की, सभी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना। यदि लाभ नहीं होगा तो कार्य का फायदा क्या होता है? तो इसमें भी यही चीज़ देखा था कि व्यवसाय के लिए लाभ का बना रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रबंध को निश्चित करना भी है जिससे संगठन लाभ अर्जित कर सके। यानी कि लाभ खाली छोटा नहीं होना चाहिए, लाभ ऐसा हो जो संपूर्ण संगठन को प्राप्त हो, कि जो उद्यम यानी जो भी फैक्ट्री, जो कंपनी है, जो व्यवसाय है, वो इस प्रकार से संचालित हो जिसमें समय समय पर क्या हो? लाभ की प्राप्ति, क्योंकि लाभ अच्छा होगा तो लोगों में उत्साहवर्धन होगा, समय समय पर उन्हें अच्छा प्रमोशन मिलेगा, जिससे वो वर्कर्स अपनी एक अच्छी लगन के साथ, मन के साथ, एक भावना के साथ प्रेरित होकर व्यवसाय को रिस्क लेकर जोखिम के साथ कार्य को करने में सक्षम हो जाएंगे। तीसरी है बढ़ोतरी की, किसी दीर्घ अवधि, जैसे कि हम बड़े समय की बात करते हैं तो इसमें संभावनाओं में बढ़ोतरी व्यवसाय के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। उसके लिए व्यवसाय का बढ़ना बहुत महत्व की, जैसे जैसे बिजनेस स्टार्टअप हुआ तो इतना ग्रोथ नहीं होता, लेकिन बिजनेस जो होता है वो समय के साथ परिवर्तित होता है। जैसे जैसे पूंजी आती चली जाती है तो व्यवसाय का जो स्तर है वो भी और अधिक विकसित होता चला जाता है, उसमें वृद्धि होती चली जाती है। तो ये 3 पॉइंट थे, ये थे आपके संगठनात्मक उद्देश्य में। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जिसका नाम है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या है इसमें? जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि समाज के लिए लाभ की रचना करना ये भी प्रबंध का ही उद्देश्य होता है, कि जो संसाधन है इस प्रकार से नियमित रूप से तैयार किए जाते हैं जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की प्राप्ति की जा सके, या मनुष्य को जो संसाधन है वो आसानी से उपलब्ध हो सकें,
उनका प्राइस इस तरह का रखना है ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक उनकी आवश्यकता तक की वस्तुओं को पहुंचाया जा सके। कोई भी उत्पादन इस प्रकार से किया जाना जिसमें लागत कम लगे और लाभ अच्छा प्राप्त हो, और संसाधन भी इस प्रकार का तैयार करना जिसकी समाज को नीड है, समाज को जिसकी आवश्यकता है। तो आप जानते हैं कि संगठन चाहे व्यवसायिक हो या गैर व्यवसायिक हो, सभी समाज के जितने भी अभिन्न अंग हैं उनका होने के कारण उनका उद्देश्य होता है सामाजिक दायित्व को पूरा करना। इसका मतलब क्या है कि समाज के भिन्न भिन्न अंग के लिए, जैसे अलग अलग समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, समाज में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम अर्थव्यवस्था के आधार पर भी देखें तो हर एक कैटेगरी समाज के अंदर व्याप्त है। कोई उच्च सोसाइटी का है, कुछ लो कैटेगरी वाले लोग हैं, सबकी अपनी कैपेसिटी अलग है। तो इस प्रकार संसाधनों का अपना एक आर्थिक मूल्य इस प्रकार रखना चाहिए ताकि समाज में जो हर एक वर्ग का व्यक्ति है उस तक उस संसाधन का लाभ पहुँचाया जा सके। और लास्ट इसमें उद्देश्य हमने बताया था व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे किसी स्पेशल ऑर्डर पे यदि हम कोई सामान तैयार करें, जैसे किसी व्यक्ति को कोई अर्जेंटली वस्तु नीड है, कोई प्रॉपर वस्तु किसी व्यक्ति के लिए ही किसी एक ऑर्डर को ही लेकर तैयार की जाती है, तो ये व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। और भी इसमें क्या है कि संगठन उन व्यक्तियों से मिलकर बना होता है जिनसे उनकी पृष्ठभूमि है, उनका व्यक्तित्व। वही संगठन तो लोगों का समूह है। जब लोग समूह बनाकर कार्य करते हैं तभी तो संगठन का निर्माण होता है। तो इन्हीं से उन्हीं की पृष्ठभूमि तैयार होती है, उनका अपना अपना अनुभव होता है, क्योंकि समूह में जब व्यक्ति कार्य करते हैं तो हर एक व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें वो एक्सपर्ट होता है। तो इसी प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, अनुभव होते हैं, उद्देश्य होते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य हम देखते हैं कि संगठन उन व्यक्तियों से मिलकर बना होता है जिनसे उनकी पृष्ठभूमि है, क्योंकि लोगों का समूह किसी संगठन का निर्माण करता है, उनका व्यक्तित्व, उनका अपना अनुभव, उनके उद्देश्य सभी अलग अलग होते हैं। तो ये सभी अपनी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या करते हैं, संगठन का एक हिस्सा बनाते हैं। तो आप कहते हैं कि प्रतियोगी, उनका अपना एक वेतन होता है। जैसे लोग कार्य करते हैं तो किसी में लगन अच्छी होती है, कोई चाहता है कि भाई मैं तेज़ी से सक्सेस हूँ, कोई ये चाहता है कि मुझे अच्छा कार्य मिले, प्रमोशन मिले। तो इसके लिए लोगों का समूह जो होता है अलग अलग प्रकार से जैसी उनकी क्षमता होती है वो अपने कार्य के अनुरूप करते चले जाते हैं। इनसे क्या उनमें एक प्रेरणा आती चली जाती है। तो ये व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो होता है वो अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य को अपने उचित ढंग से कर सकता है। ठीक है, कि जो कार्य क्षमता होती है, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, ज़रूरत के हिसाब से उनके काम किए जाते हैं। जैसे लोगों में बताया गया है कि लाभ जैसी वित्तीय ज़रूरतों से लेकर संगी साथियों द्वारा उनकी मान्यता होती है। सामाजिक ज़रूरतें हर एक व्यक्ति की अलग होती हैं। व्यक्तिगत वृद्धि होती है, हर एक का जीवन स्तर जो होता है उसकी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो प्रबंधकीय संगठन में जरूरी है कि आपसी तालमेल बनाए रखना, सामंजस्य स्थापित करना और व्यक्तिगत उद्देश्य का संगठनात्मक उद्देश्य के साथ मिलान करना, ये सभी आने चाहिए। तो दोस्तों इन शॉर्ट आप क्या कहते हो कि व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति किसी सामूहिक रूप से किसी कार्य को कर रहे हैं ना, वो संगठन का महत्वपूर्ण अंग है। तो सबसे पहले उन्हीं की आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, किस चीज़ से उनकी संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। तो उसी के अनुरूप हमें प्रबंध कराना चाहिए। करते हैं प्रबंध के महत्व की, तो ये तो आप जानते हैं कि प्रबंध हर एक क्षेत्र में बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन कुछ हेडिंग से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि प्रबंध सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को करेगा तो उसमें समय ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि प्रबंध सामूहिक लक्ष्य को समूह में व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर एक कार्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। दूसरा, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है कि प्रबंध के द्वारा लोगों की जो कार्य क्षमता होती है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। क्योंकि प्रबंध यदि अच्छा होता है तो लोग मोटिवेट होते हैं, टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती रहती है, उन्हें सहयोग मिलता रहता है, तो काम और अधिक तरक्की से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करते हैं। गतिशील संगठन ऐसा संगठन जो किसी कार्य को कम समय में आसानी से कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकता है, उसके अनुरूप जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो सभी प्रबंध की व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। और प्रबंध क्या, समाज के विकास में सहायक है। कैसे कि प्रबंध के माध्यम से समाज का निर्माण होता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनाता है और व्यक्तियों का समूह जब किसी संगठन में कार्य करता है तो उन्हें सामाजिक भावना का, भाईचारे का जो भावना है उनके अंदर विकसित होती चली जाती है। तो ये थे हमारे प्रबंध के महत्व। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं प्रबंध की प्रकृति के बारे में कि प्रबंध को किस रूप में समझा जा सकता है। तो दोस्तों प्रबंध को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि प्रबंध एक कला है। कला कैसे
कि प्रबंध लोगों से काम कराने की कला होती है। इसके माध्यम से लोगों से कार्य कराया जाता है, वो भी बिल्कुल उनमें आपसी तालमेल बनाकर, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ, समाजीकरण का भाव विकसित करके। तो आप इस रूप में देखें तो प्रबंध एक कला के रूप में माना जाता है। दूसरा इसमें कुछ बताया कि सैद्धांतिक ज्ञान का होना, कि कला ये मानकर चलती है कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से होते हैं, यानी हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला, जैसे मानते हैं ना कि हर एक व्यक्ति में कोई टैलेंट छिपा है, किसी में किसी की कलाकारी है, कोई व्यक्ति किसी को अच्छे ढंग से कर सकता है। तो बहुत से विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कुछ सिद्धांत जो हैं वो दिए जाते हैं जो एक विशेष प्रकार वाली कला के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हम नॉर्मली देखें तो किसी व्यक्ति को डांस अच्छा करना आता है, बहुत अच्छा डांस करता है, किसी की राइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा वो लाइंस लिखना जानता है, किसी की ड्राइंग इतनी परफेक्ट होती है कि वो अच्छी कलाकृति का निर्माण कर सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो संगीत में जिसका इंटरेस्ट होता है वो संगीत के क्षेत्र में अच्छा होता है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर क्या कोई ना कोई कला होती है। तो इस रूप में हम देखें तो प्रबंध की प्रकृति कला के रूप में भी बताई गई है। दूसरे अकॉर्डिंग यदि हम देखें, दूसरा पॉइंट इसमें है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, कि इसमें हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कला तो होती है, साथ ही साथ उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल, जिसे कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति के अंदर गॉड गिफ्ट कोई ऐसा गुण होता है जो उसे दूसरे व्यक्तियों से अलग करता है। तो यही धारणा इसमें देखी गई है। जैसे कि दो वक्ता, दो बोलने वाले लोग, दोनों के गुण अलग अलग हैं। दो कलाकार हो सकते हैं, जैसे दो वक्ता अथवा दो लेखक, अपनी अपनी कला के प्रदर्शन में भिन्नता, कि दोनों की कला का प्रदर्शन का तरीका अलग होता है। तो दोनों बहुत ही प्रभावी ढंग से अपनी कला को प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के काम करने का तरीका कभी एक समान नहीं रहता, सबके कामों का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। प्रबंध ये तो थी कला के रूप में। अब दूसरे रूप में देखें तो प्रबंध को विज्ञान के रूप में भी माना जाता है। कि विज्ञान के रूप में प्रबंध क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार एक विज्ञान जो होता है वो एक क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है, कि जिसमें ज्ञान जो होता है एक सीक्वेंस में किसी भी तथ्य की पहले बारीकी से जांच की जाती है, जब वो पूरी तरह सत्यापित हो जाता है तभी उसे प्रयोग में लाया जाता है, तभी उसे सिद्धांत के रूप में अपनाया जाता है। तो इस प्रकार के गुण जो होते हैं ये प्रबंध में भी अपनाए जाते हैं, क्योंकि प्रबंध में जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो पूरी तरह से हर तरह से परखे हुए होते हैं, जिसके अंतर्गत जो आपका उद्देश्य है वो प्राप्त होता है। तो विज्ञान की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले तो यही विशेषता है कि विज्ञान में जो कोई भी ज्ञान दिया जाता है वो एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह होता है, मतलब एक सीक्वेंस में, जिसमें कड़ी से कड़ी को जोड़ा जा सकता है, जिसमें किसी भी ज्ञान को एकदम तरीके से सीक्वेंस में रखा जा सकता है। कि जैसे पेड़ से आम का टूटकर धरती पर गिरना, इसमें सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। इसी प्रकार दूसरा भी देखिए परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, ये भी विशेषता विज्ञान की, कि विज्ञान के जितने भी सिद्धांत होते हैं वो पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कराए जाते हैं, उनमें पहले परीक्षण कराया जाता है, उसके बाद उन्हें सत्यापित किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए व्यापक वैधता। वैधता यानी कि वैलिड होते हैं, कि जितने भी सिद्धांत हैं वो पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही अपनाए जाते हैं। उनमें यदि हल्की सी भी त्रुटि होती है तो उनको सिद्धांत के रूप में अपनाया नहीं जाता। तो इन सभी पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हम कहते हैं कि प्रबंध क्या है?